ठीक है। ओवरऑल जनरल क्लॉजेज एक्ट जो है, समझ में आ रहा है, वो क्या बोल रहा है कि अगर किसी एक्ट के पास कोई डेफिनेशन नहीं है तो उस वर्ड को यूज़ लेकिन किया है उसने, तो उसकी डेफिनेशन कहाँ से लेंगे अपन? जनरल क्लॉजेज एक्ट से, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि भाई ताकि यूनिफॉर्मिटी रहे, समझ में आ रहा है, और कम शब्द लिखने पड़े, है ना। तो पर्पस एक तरीके से क्या हो गया? यूनिफॉर्मिटी, कि मतलब हर जगह अलग अलग चेंज ना हो जाए, बार बार डिफाइन करने की ज़रूरत ना पड़े, और लेसर रिपीटिशन, समझ में आ रहा है, रिपीटिशन कम करना पड़ेगा, ठीक बात है, ठीक है। द लीगल प्रिंसिपल्स एज कंटेन जनरल क्लॉजेज एक्ट हेल्प्स इन रिजॉल्विंग एनी कॉन्फ्लिक्ट विच मे अराइज बिटवीन टू और मोर एक्ट्स और रेगुलेशन। कई बार दो एक्ट्स की लड़ाई रोकने के भी ये काम आता है, दो एक्ट्स की लड़ाई भी सुलझाता है, ठीक है, ठीक है ना। फिर क्या कह रहे हैं देखो, डेफिनेशंस, है ना। तो काफ़ी सारी सेम टाइप की होंगी, बहुत एकदम डेप्थ में जा कर के वैसा अपने को रिसर्च नहीं करनी है इसमें, आ रहा है समझ में, क्लियर है, ओवरऑल समझते चलना, ठीक है। चलो, तो इन दिस एक्ट एंड इन ऑल सेंट्रल एक्ट एंड रेगुलेशंस मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट मतलब कौन सा एक्ट? जनरल क्लॉजेज एक्ट, आ रहा है समझ में। अनलेस देर इज एनीथिंग रिपग्नेंट इन द सब्जेक्ट और कंटेक्स्ट, इन सब का मतलब ये होगा, सारी डेफिनेशन नहीं है, देखो 3 के बाद 3 7 दिया हुआ है, ठीक है। देखो सबसे पहले एक्ट का मतलब, एक्ट मतलब कि विद रेफरेंस टू एनी ऑफेंस और सिविल रॉन्ग शैल इंक्लूड अ सीरीज ऑफ एक्ट्स, ठीक है। ये एक्ट वो एक्ट नहीं है, समझ में आ रहा है, एक्शन वाला एक्ट है ये, समझे क्या? एक्शन वाला एक्ट है ये, किसी ने कुछ किया वो वाला एक्ट है ये, समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है, ठीक है ना। और बहुत ध्यान से देखो, इलीगल ओमिशन को भी इन लोग एक्ट बोल रहे हैं, क्योंकि ओमिशन का मतलब तो क्या होता है कि कुछ नहीं किया ना तुमने, तो कुछ नहीं किया उसको भी किया मान रहे हैं, मतलब एक्ट मान रहे हैं, एक्ट ऑफ ओमिशन मतलब, समझ में आ रहा है, ओमिशन का काम किया तुमने मतलब, हेलो, हम्म, मतलब ओमिशन को भी एक्ट मान रहे हैं, सिंपल, कि अगर कुछ गड़बड़ करी तुमने तो कुछ गलत किया तो भी एक्ट, और कुछ करना था नहीं किया तो वो एक्ट है, एक्ट ऑफ रॉन्ग एक्ट है मतलब एक तरीके से, ठीक है। फिर एफिडेविट क्या होता है? शपथ पत्र, है ना। कुछ कुछ चीज़ें अपन ऐसे ही लेकर के चलेंगे, हाँ। एक्चुअली देखो उन लोगों को डिफाइन करना है ना, तुम इसको देखो समझो, ये वाला एक्ट अगर तुमको समझना है ना तो तुमको थोड़ा सा लॉ मेकर बनना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। अब लॉ मेकर की प्रॉब्लम्स को समझो तो तुमको समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों कर रहा हूँ, मतलब तुम बिल्कुल जनरल सेंस में लेकर के जा रहे हो कि भैया एक्ट को ही एक्ट बोलो ना यार, ओमिशन को अपन एक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि क्या होता है, कई बार हमको ये डिफाइन करना पड़ता है लॉ में कि अगर आपने ये किया तो ऐसा हो जाएगा। अब जब हम बोलते हैं ना ये किया, तो हर बार कई बार ऐसा होता है कि भैया हम ओमिशन को डिफाइन नहीं कर पाते, उस समय कोई वकील अगर ये पॉइंट उठा ले कि भैया देखो ओमिशन है, ये तो रॉन्ग एक्ट तो है नहीं, तो हम ओमिशन को रॉन्ग एक्ट से एसोसिएट करना चाहते हैं, पॉइंट समझ में आ रहा है, ताकि कोई वकील करके उठा दे कि भैया गलत तो नहीं किया ना, नहीं किया इसने कुछ, बस तो ये बच जाना चाहिए, तो हम नहीं बचाना चाह रहे हैं उसको। लॉ मेकर बन के सोचो कि बेचारे को क्या क्या प्रॉब्लम आती होगी कानून बनाने वालों को, क्योंकि ऐसे में तो फिर मान लो वो जुर्म करने वाला बच गया ना, तो गाली किसको पड़ेगी? जिसने कानून बनाया, कि अरे कैसा कानून बनाया, वैसे ही पड़ती रहती है, सोच के देखो, ठीक है ना। चलो फिर देखो क्या बोल रहे हैं, है ना। एफिडेविट शैल इंक्लूड अफर्मेशन एंड डिक्लेरेशन ऑफ द पर्सन बाय लॉ अलाउड टू अफर्म और डिक्लेयर इंस्टेड ऑफ स्वेरिंग। बेसिकली शपथ पत्र है ये, समझ में आ रहा है। शपथ पत्र मतलब कि आप लिख करके कुछ अग्री कर रहे हो कि भैया देखो ऐसा ऐसा हुआ, आ रहा है समझ में, ऐसा ऐसा हुआ, आप लिख करके बेटा अग्री कर रहे हो,
इससे क्या होगा कि अगर वो बात झूठ निकली है, गलत निकली ना, तो कल को आपके खिलाफ कुछ एक्शन लिया जा सकता है। बिल्कुल। आया समझ में? हेलो हेलो। ठीक है ना? चलो, फिर क्या बोल रहे हैं देखो। सेंट्रल एक्ट मतलब कि जो पार्लियामेंट ने पास किया, यही सबसे मेन बात है इसकी। सेंट्रल एक्ट मतलब कि जो किसने पास किया बेटा? पार्लियामेंट ने। ठीक है? क्या बोल रहा है? सेंट्रल एक्ट शेड इंक्लूड एन एक्ट ऑफ डोमिनियन लेजिस्लेचर, जो मतलब ये बहुत पुराना है, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब का है ये। समझ में आ रहा है? या जो गवर्नर जनरल ने बनाया था। ठीक है ना? तो ये बात उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, आप समझ पा रहे हो, क्योंकि ये उस समय की बात हो गई। ठीक है ना? क्योंकि गवर्नमेंट आज की डेट में गवर्नमेंट को रेफर करना है किसी भी एक्ट में या किसी भी उसके, तो हम करंट गवर्नमेंट की ही बात करते हैं। समझ में आ रहा है? इतना पुराना कोई केस लॉ तो चल नहीं रहा होगा, तो ये रिवीजन रिवाइज नहीं हुआ है बस ये एक्ट, इसलिए इतनी पुरानी पुरानी बातें भी इसमें चली आ रही हैं। ठीक है ना गाइस? ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट किसको बोलोगे बेटा? चलो ठीक है, देखो ज़रा। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट किसको बोलेंगे? इन रिलेशन टू एनीथिंग डन बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब गवर्नर जनरल। कॉन्स्टिट्यूशन के पहले तो गवर्नर जनरल ही सेंट्रल गवर्नमेंट था। ठीक है ना? चलो, पुरानी बात हो गई है। तो इन रिलेशन टू फंक्शन इंटरेस्टेड इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 124 ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। देखो, तुम इस बात को समझ जाओ बेटा कि सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट, मैं इसी तरीके से समझाता हूँ इसको। समझ रहा है? क्योंकि इसको वर्ड बाय वर्ड अगर हम असेस करने जाएंगे तो हम पूरी पुरानी बातें ही डिस्कस कर रहे होंगे। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो ये बहुत पुराना पुराना और उस तरीके का है। नॉर्मली इस तरीके की इससे डेफिनेशन आती भी नहीं है। समझ में आ रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की आपको आ जाए। ठीक है? मतलब बहुत अजीब सा है ये। ठीक है ना? कि अगर मेरे हिसाब से इस तरीके का क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि वो पुराना है। लेकिन अगर आएगा तो मुझे लगता है कि एज इट इज़ इसमें डेफिनेशन है। ठीक है ना? तो इसको अपन क्या करते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में डिकोड कर लेते हैं इसको। ठीक है ना? चलो देखो क्या क्या बोल रहा है। ठीक है? कह रहा है बिफोर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नर जनरल, इसको ऐसे कर लो। अरे भाई साहब, ठीक है, क्या करना है अपने को? सीजी की डेफिनेशन। ठीक है ना? सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है? तो बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? गवर्नर जनरल। समझ में आ रहा है? ठीक है? या गवर्नर जनरल काउंसिल। ठीक है ना? एंड शैल इंक्लूड। ठीक है? किसको इंक्लूड कर रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के हिसाब से, है ना? द गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंस, द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ठीक है ना? एक्टिंग विद इन द स्कोप ऑफ अथॉरिटी गिवन टू इट अंडर दैट सबसेक्शन। मतलब देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की अगर तुम बात करोगे तो उस समय देश तो एक हुआ नहीं था, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन के बाद ही हुआ। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? तो उस समय तो राजा थे अलग अलग, तो प्रोविंस थी, सबके अलग अलग राज्य थे, मतलब समझ में आ रहा है? तो बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नर जनरल होगा, और उसके अलावा बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन का एक और है। ठीक है? कि एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के हिसाब से कौन कहलाए? प्रोविंशियल गवर्नमेंट। प्रोविंशियल गवर्नमेंट ही क्या थी? सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब अपन सेंट्रल गवर्नमेंट वर्ड यूज़ कर रहे हैं, और मान लो मुद्दा कॉन्स्टिट्यूशन से पहले का है, तो अपन सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम पे किसको अपन मान रहे हैं? प्रोविंशियल गवर्नमेंट ही सेंट्रल गवर्नमेंट है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ गाइस? प्रोविंस यानी कि एरिया। ठीक है ना?
फिर इन रिलेशन टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस, द चीफ कमिश्नर एक्टिंग विद इन द स्कोप ऑफ अथॉरिटी गिवन टू हिम अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 94 ऑफ द सेड एक्ट। ठीक है ना। तो जहाँ पर ये बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन ही है ना, जहाँ पर चीफ कमिश्नर वाला है, चीफ कमिश्नर का प्रोविंस है, वहाँ पर कैसा होगा, वहाँ पर चीफ कमिश्नर ही सेंट्रल गवर्नमेंट है। कोई मतलब नहीं है खास इन बातों का वैसे। तो हमारे लिए क्या होगा, गवर्नर जनरल, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और चीफ कमिश्नर, ये सब क्या है हमारे लिए, सीजी बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। अब बी पॉइंट जो है वो क्या कह रहा है, आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा भाई, ठीक है ना। आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट में अपन इंक्लूड करेंगे प्रेसिडेंट को, ठीक है ना, और किसको करेंगे, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन में द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, स्टेट वर्ड जो है वो नेशन के लिए यूज होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, आ रहा है समझ में, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट ऑफ स्टेट अलग दिया हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक तरीके से, है ना। लेकिन उसके अलावा और क्या बोला है, एसजी, स्टेट गवर्नमेंट भी किसकी डेफिनेशन में आ रही है बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट की डेफिनेशन में एक तरीके से आ रही है ना, अगर उस अथॉरिटी में वर्क कर रहे हैं तो। समझ में आ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ पार्ट के लिए स्टेट गवर्नमेंट भी सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है, कुछ पार्ट के लिए बस, समझ में आ रहा है। अदरवाइज सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। और इन रिलेशन टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पार्ट सी स्टेट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। एक सेकेंड है, स्क्रीन ऑफ हो गई है। आई बेटा स्क्रीन, एक सेकेंड। चलो अब देखो, है ना। इन रिलेशन टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पार्ट सी ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 में जो हुआ था, ठीक है ना, उसके हिसाब से कौन है सेंट्रल गवर्नमेंट, द चीफ कमिश्नर और द लेफ्टिनेंट गवर्नर और द गवर्नमेंट ऑफ द नेबरिंग स्टेट और अदर अथॉरिटी एक्टिंग विद इन द स्कोप ऑफ द अथॉरिटी गिवन टू हिम। स्पेशल केसेस के लिए गवर्नमेंट को डिफाइन किया गया था बेटा, स्पेशल केसेस के लिए, क्योंकि देखो एकदम से सारा देश एक नहीं हुआ था, गोवा वगैरह जो है वो सब थोड़े थोड़े बाद में हुए थे, देश आज़ाद हो गया था लेकिन कुछ कुछ हिस्से जो थे वो बाद में हुए थे। तो उस समय के हिसाब से इन लोगों ने तय कर रखा कि किसी किसी हिस्से में चीफ कमिश्नर तब भी था, मतलब आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन भी कुछ हिस्से के लिए कौन होगा, चीफ कमिश्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर, इन लोग को क्या माना, सेंट्रल गवर्नमेंट, समझ में आ रहा है। या गवर्नमेंट ऑफ नेबरिंग स्टेट, यानी दूसरे स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट है, इस तरीके से, है ना। और यूनियन टेरिटरी के लिए एडमिनिस्ट्रेटर दे रहा हूँ, समझ में आ रहा है, जो आर्टिकल 239 में कॉन्स्टिट्यूशन में के हिसाब से है, समझ में आ रहा है, ठीक है। यूनियन टेरिटरी के लिए कौन होगा, एडमिनिस्ट्रेटर,
ये किसका काम करेगा बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट का। क्लियर है? ठीक है ना? तो बेसिकली किसी भी एक्ट में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट वर्ड डिफाइन नहीं है तो यहाँ से वो लोग ये डेफिनेशन बोरो कर सकते हैं। बोलो गाइस। ठीक है? क्लियर है? ओवरऑल समझ गए हो कि क्या होता है सेंट्रल गवर्नमेंट? यानी मेनली सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट यार, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, और मतलब गवर्नमेंट ऑफ स्टेट बेसिकली बस यही है। ठीक है? लेकिन अगर लिखने को आ गई तो फिर अपन कर सकते हैं इसको। कमेंसमेंट वर्ड मतलब क्या होगा? हेलो हेलो हेलो। कमेंसमेंट वर्ड मतलब क्या होगा? जब से चालू हुआ, है ना? कमेंसमेंट मतलब कि चालू होना। ठीक है? फिर क्या बोल रहे हैं? डॉक्यूमेंट मतलब, अच्छा, क्या चीज़ चालू होना? कोई एक्ट, रेगुलेशन, है ना, जिस दिन वो फोर्स में आया। डॉक्यूमेंट मतलब कोई भी मैटर रिटन, अच्छा इंक्लूड बोल रहा है ना, एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मीन्स ऑफ लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स, है ना, और बाय मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स which is intended to be used or which may be used for the purpose of recording that matter. समझ रहे हो? डॉक्यूमेंट को डिफाइन किया जा रहा है। ठीक है? कि जिसमें कोई फिगर या मार्क कुछ भी बना हुआ है, समझ में आ रहा है? देन वन ऑफ दोज मीन्स विच इज़ इंटेंडेड टू बी यूज्ड और विच मे बी यूज्ड फॉर द पर्पस और रिकॉर्डिंग दैट मैटर। मतलब किसी ने कभी पत्तियों में कुछ लिख दिया तो उस पत्ती को बोलेंगे ये तो पत्ती है, तो डॉक्यूमेंट है नहीं, तो उस पत्ती को भी डॉक्यूमेंट माना जा सकता है। समझ में आ रहा है? मतलब डॉक्यूमेंट को उसने ऐसे नहीं यूज़ किया कि भाई जो मतलब कागज़ का ही बनेगा उसी को मानेंगे अपन। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? ठीक है? मतलब कुछ डेफिनेशन ऐसी हैं कि कोई खास काम की नहीं है। इनएक्टमेंट क्या बोल रहे हैं? रेगुलेशन, है ना, एंड एनी रेगुलेशन ऑफ बंगाल, मद्रास और बॉम्बे कोड एंड शैल ऑल्सो इंक्लूड एनी प्रोविजन कंटेन्ड इन एनी एक्ट इन सच रेगुलेशन एज अफोर्सेड। ठीक है? तुम सिर्फ ये मान लो कि कोई भी रेगुलेशन जो है ना उसको क्या बोलते हैं? एनैक्टमेंट। ठीक है? ये सब अलग से इसलिए हैं क्योंकि सब पुराने मैटर हैं। आ रहा है समझ? ठीक है ना? शैल ऑल्सो इंक्लूड एनी प्रोविजन कंटेन्ड इन दी एक्ट, ये इंपॉर्टेंट बात है। एनी प्रोविजन कंटेन्ड इन एनी एक्ट और इन एनी सच रेगुलेशन एज अफोर्सेड। तो एक्ट वगैरह में जो भी बातें लिखी होती हैं, समझ आ रहा है, या कोई भी रेगुलेशन है उसको अपन क्या बोलते हैं? एनैक्टमेंट। तो ये भी बहुत खास नहीं है। फाइनेंशियल ईयर अगर नहीं डिफाइंड है तो मतलब फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल से चालू होगा। या तो फाइनेंशियल ईयर डिफाइन कर ले कोई भी एक्ट अपने में, नहीं डिफाइन कर रहा तो हम डिफाइन कर रहे हैं उसको फर्स्ट अप्रैल। गुड फेथ, गुड फेथ अगर नहीं डिफाइन है तो अ थिंग शैल डीम टू बी डन इन गुड फेथ वेयर इट इज़ इन फैक्ट डन ऑनेस्टली, भले ही फिर उसने नेग्लिजेंटली ही क्यों ना की हो। तो ये मुझे लगता है कि आप लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कारण अच्छे से समझते होंगे। ठीक है? क्या समझते हैं हम कि भाई गुड फेथ का मतलब क्या होता है? गुड फेथ का मतलब कि जेन्युइनली काम किया। लापरवाही से किया तो भी चल जाएगा, बहुत ध्यान से, लेकिन ऑनेस्टी होनी चाहिए। गुड फेथ में अपन किस चीज़ को टेस्ट कर रहे हैं बेटा? ऑनेस्टी को, लापरवाही को नहीं कर रहे। समझ आ रहा है? क्लियर है? गुड फेथ मतलब ऑनेस्टी, नेग्लिजेंस नहीं। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट मैटर हो सकता है। ठीक है? फिर क्या है? गवर्नमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। नहीं, ये एक्चुअली ये पूरा नहीं है। ठीक है? गवर्नमेंट और, अच्छा ये तो लिखा हुआ है। आवाज़ आ रही है ना मेरी? हेलो हेलो हेलो। हाँ, तो गवर्नमेंट या द गवर्नमेंट, बाप रे,
गवर्नमेंट ऑफ द गवर्नमेंट शैल बोथ इंक्लूड सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। ओ माय गॉड, मुझे तो लगा कुछ और लिख रहा है आगे, आ रहा है समझ में? ठीक है, चलो ठीक है। तो गवर्नमेंट बोले और द गवर्नमेंट बोले तो अलग मतलब मत निकालना, समझ में आ रहा है क्या? वाह, चलो। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जैसे शेयर्स होते हैं, समझ में आ रहा है? तो वैसे अगर मान लो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी स्टेट गवर्नमेंट ने, है ना, shall mean security but in any act or regulation made before the commencement of the constitution shall not include securities of the government of any part be state। बहुत ध्यान से देखो क्या बोल रही है, ठीक है? क्या बोल रहा है देखो, सिक्योरिटीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है ना। लेकिन किसको नहीं मानेंगे अपन? जो कॉन्स्टिट्यूशन के पहले के एक्ट हैं उनमें अपन सिक्योरिटी को, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को मतलब वैल्यू नहीं कर रहे हैं, समझ आ रहा है? उसमें जो सिक्योरिटी वाला है, समझ आ रहा है? यानी कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जो सिक्योरिटीज़ हैं उनको अपन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बोलेंगे, इसके पहले की सिक्योरिटीज़ को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ नहीं बोलेंगे, ठीक है? ठीक है, देखो जो पुराने मैटर है ना उसमें वैसे भी परेशान मत होना, क्योंकि ये एक्ट जो है इन लोगों ने रिवाइज़ नहीं किया। अगर ये रिवाइज़ करेंगे ना तो ये सब मैटर किनारे कर देंगे वो लोग, ये सब बस लिखे रह गए हैं, तो उसको इंटरप्रेट करके भी अपन कहीं पहुँचेंगे नहीं। मेरा पॉइंट समझ रहे हो? ठीक है ना। तो हम ये जो जैसे थोड़ा थोड़ा जो पार्ट हम स्किप कर रहे हैं इसकी हमको नीड नहीं है। मेरा पॉइंट समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? क्लियर है? ठीक है ना, कि ये जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है ना इसकी नीड ही नहीं है एक्चुअली, इसलिए हम इस पर मेहनत करने के लिए वो नहीं है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? हेलो हेलो हेलो, अब कोई तो बोलो। ठीक है, अरे मैं वही तो कह रहा हूँ कि छोड़ दो उसको, मैं अलग से बता दूंगा, समझ में आ रहा है? ठीक है, कि पार्ट ए या पार्ट बी वाले जो स्टेट होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन से पहले का मैटर है, समझ में आ रहा है? रेलेवेंट नहीं है कुछ, ठीक है ना? ठीक है, चलो, यूज़ भी नहीं होने वाला है सच कहेंगे, ये बहुत रेयर रेयर केस में यूज़ होता है, समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो। फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी, immovable property shall include land, benefits arising out of land, and things attached to the earth or permanently fastened to anything attached to the earth। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये बहुत सारे एक्ट्स में यूज़ होती है और बहुत सारे एक्ट्स में एज इट इज़ भी लिखी भी हुई है, ठीक है ना। अगर नहीं डिफाइंड है तो ऐसे डिफाइन करेंगे। फिर क्या बोल रहे हैं? इम्प्रिजनमेंट यानी जेल। तो इसने डिफाइन कैसे किया? कह रहे इम्प्रिजन मतलब वो इम्प्रिजनमेंट जो कि आईपीसी में डिफाइन है। वाओ, ये चेंज हुई है डेफिनेशन, क्यों? क्योंकि आईपीसी बाद में बना। आ रहा है समझ? ठीक है, चलो। इंडियन लॉ, इंडियन लॉ मतलब कि कोई भी एक्ट, ऑर्डिनेंस, रेगुलेशन, रूल, ऑर्डर, बाय लॉ और एनी इंस्ट्रूमेंट which before the commencement of the constitution had the force of law of any province thereof or thereof in the force of any law in part A state or part C state or part thereof, but does not include the act of the parliament of UK or any order of council, rule or इंस्ट्रूमेंट। अगेन सिर्फ ये काम का है कि जो हमारे पार्लियामेंट से पास होता है ना, समझ में आ रहा है? कोई भी रूल ऑर्डिनेंस मतलब सिर्फ इतना हिस्सा काम का है ये, बस। क्लियर है? ठीक है, ठीक है। मंथ मतलब ब्रिटिश कैलेंडर के हिसाब से लेंगे, क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग चल सकता है, तो अपना ब्रिटिश वाला ही चल रहा है क्योंकि वो एक्सेप्टेबल था वो पूरा का पूरा, तो ऑब्वियस बात है फिर अपन उसकी डिटेलिंग नहीं करेंगे। मूवेबल प्रॉपर्टी का क्या मतलब है ना? कह रहा है प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी।
तेरा कोई भी प्रॉपर्टी बस इमूवेबल ना हो वो मूवेबल है। यानी मूवेबल के अलावा सारी प्रॉपर्टी, वो इमूवेबल के अलावा सारी प्रॉपर्टी क्या है, मूवेबल। इन लोगों ने इमूवेबल को डिफाइन कर दिया है, मूवेबल को डिफाइन नहीं किया है। हेलो हेलो हेलो, है ना। ओथ मतलब कि क्या होता है, इसको भी कहते हैं शपथ लेना, तो अलग अलग शब्द है। ओथ शैल इंक्लूड अफर्मेशन, अफर्मेशन मतलब हामी भरना किसी चीज़ में, और एक डिक्लेरेशन इन केस ऑफ पर्सन बाय लॉ अलाउड टू अफर्म और डिक्लेयर इंस्टेड ऑफ स्वेरिंग, ठीक है ना। तो मतलब कोई व्यक्ति अपनी हामी भर रहा है, एक्सेप्टेंस दे रहा है, समझ में आ रहा है? किस चीज़ को एक्सेप्टेंस दे रहा है, किस चीज़ को एक्सेप्टेंस दे रहा है वो, समझ में आ रहा है? किसी भी अपने बात को एक डिक्लेरेशन दे रहा है कि हाँ ये मैंने किया, या हाँ मैंने 10th पास, मैंने बताया था ना आप लोगों को लास्ट टाइम फाउंडेशन में बताया था ना मैंने एफिडेविट का मतलब, जब मैंने सेकेंड ईयर में फेल हुआ था तो तब मैंने जब गया था बताई थी ना वाली स्टोरी, याद है कि नहीं? ठीक है, चलो, ठीक है। फिर क्या है, ऑफेंस। हाँ बेटा, नहीं होता कोई अंतर, आ रहा है सामने, ठीक है ना। और मतलब बहुत बारीक लेवल पर होता है, लेकिन वो काम का ही नहीं है, अपन एक सेम ही माने उसको, ओथ और उसको, यानी कहीं पर ओथ वर्ड यूज़ हो गया तो भी वही, और कहीं पर अगर एफिडेविट यूज़ हो गया तो भी अपन एक ही माने उसको। आ रहा है समझ, ठीक है। ऑफेंस मतलब एनी एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ, समझ में आ रहा है, फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, यानी कोई जुर्म जिसको किसी ने वो कर रखा है। अब यहाँ पे देखो, एनी एक्ट और ओमिशन लिखा हुआ है, अगर ये और ओमिशन नहीं भी लिखता तो भी अपन क्या मानते, ओमिशन इंक्लूडेड मानते कि नहीं मानते, ठीक है ना, क्योंकि एक्ट को डिफाइन कर रखा है इन्होंने सबसे पहले। क्लियर हुआ? ऑफिशियल गैजेट क्या होता है, ऑफिशियल गैजेट क्या होगा, राजपत्र। अब गैजेट ऑफ इंडिया भी हो सकता है वो, या स्टेट का ऑफिशियल गैजेट भी हो सकता है। गैजेट वो है जिसमें सारे नोटिफिकेशन, कोई भी एक्ट आया या कुछ भी सरकार के जो फरमान होते हैं वो गैजेट में ही आते हैं, ठीक है। फिर पर्सन, पर्सन शैल इंक्लूड any company or association or body of individuals whether incorporated or not. Person shall include any company or association or body of individuals, भले ही इनकॉर्पोरेटेड हो, मतलब कि रजिस्टर्ड हो, यानी कि क्या कंपनी पर्सन है बेटा, बोलो बेटा क्या कंपनी पर्सन है, हाँ ठीक, कंपनी पर्सन है, ठीक है। स्क्रीन देखने लगी वापस से, चलो। अब रजिस्टर्ड वर्ड का मतलब क्या होगा, देखो जरा, रजिस्टर्ड वर्ड का मतलब क्या होगा, क्या कह रहे हैं, रजिस्टर्ड यूज्ड विद रेफरेंस टू द डॉक्यूमेंट, है ना, शैल मीन रजिस्टर्ड इन इंडिया अंडर द लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो रजिस्ट्रेशन का एक लॉ है जिसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, सब रजिस्ट्रार के पास, और रजिस्ट्रार के पास जाकर के ये हो जाता है, क्लियर है, ठीक है ना, कलेक्ट्रेट वगैरह में जाकर के, और प्रैक्टिकली अपन बात करें तो, ठीक है। रेगुलेशन, रेगुलेशन मतलब रेगुलेशन प्रेसिडेंट ने जो बनाई अंडर आर्टिकल 240 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड शैल इंक्लूड ए रेगुलेशन मेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर 243 and a regulation made by the central government under the Government of India Act 1870 or the Government of India 1915 or the Government of India 1935। बहुत बढ़िया, चलो ये अगर मान लो हमारे MCQ के लिए आता है तो हम इसको नोट कर लेते हैं, वैसे ये भी मेरे हिसाब से बेकार ही है, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। रेगुलेशन, ठीक है ना, तो बाय प्रेसिडेंट, है ना, प्रेसिडेंट के में क्या है, आर्टिकल 240 में
या फिर आर्टिकल 243 में, है ना। और अगर गवर्नमेंट ने बनाई, ठीक है ना, कौन से उसमें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1870, या तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915, या तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बोलो बेटा क्लियर है? ठीक है, क्या ही है इसमें क्लियर होने के लिए वैसे, ठीक है। रूल का मतलब, तो रूल बेटा अपन लोग जो पढ़ते हैं ना, जैसे अपन कंपनीज एक्ट में रूल्स जो पढ़े, ठीक है ना, तो कह रहा रूल मेड इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कॉन्फर्ड बाय एनी एनैक्टमेंट शैल इंक्लूड अ रेगुलेशन मेड अंडर देन रूल। तो रूल मतलब रूल, बस समझ आ रहा है। किसी एनैक्टमेंट ने बोला कि इसके रूल्स होंगे, तो फिर उसके रूल्स बना दिए जाते हैं, उसको उस तरीके से वैल्यूएशन मिल जाता है, वैल्यू मिल जाती है। शेड्यूल, शेड्यूल भी सुना अपन ने, शेड्यूल 1, 2, 3। शेड्यूल शैल मीन अ शेड्यूल टू द एक्ट और रेगुलेशन इन विच द वर्ड occurs, ठीक है ना। एक्ट के बाद लगे होते हैं, कोई भी चीज़ की लिस्ट या इस तरीके से होता है। शेड्यूल मतलब लिस्ट होता है एक तरीके से। सेक्शन वर्ड का मतलब, सेक्शन मतलब एक्ट के सेक्शन, रेगुलेशन के सेक्शन, समझ वर्ड है। सब सेक्शन मतलब वही एक्ट के। स्वेयर मतलब कि विद इट्स ग्रामेटिकल वेरिएशन एंड कोग्नेट एक्सप्रेशन शैल इंक्लूड अफर्मिंग एंड डिक्लेयरिंग इन केस अ पर्सन ऑफ लॉ अलाउड टू अफर्म, है ना, और डिक्लेयर इंस्टेड ऑफ स्वेयर, तो वो वही है, समझ में आ रहा है। एफिडेविट, ओथ, स्वेयर तीनों सेम है। राइटिंग मतलब इंक्लूडिंग प्रिंटिंग, लिथोग्राफी, फोटोग्राफी, समझ में आ रहा है। फोटोकॉपी ये सब राइटिंग में माना जाएगा। रिप्रोड्यूसिंग वर्ड्स इन विजिबल फॉर्म, रिप्रोड्यूसिंग वर्ड्स इन विजिबल फॉर्म, राइटिंग। और ईयर जब भी बोला जाएगा, ठीक है ना, तो अपन किसको फॉलो करेंगे बेटा, किसको फॉलो करेंगे, ब्रिटिश कैलेंडर। आ रहा है समझ में? स्वेयर मतलब ओथ, मतलब कि वो तुम्हारा एफिडेविट, आ रहा है समझ में? वही, हाँ ये तीनों सेम ही मान के चलो आप। अरे वो उसको अलग कर रहे हैं, मतलब ऐसे ऐसे बोलते हैं ना माँ कसम, उसको अलग कर रहे हैं, समझ आ रहा है, ठीक है ना। ठीक है, एक बार देख लो पूरा। हम्म, हाँ, नहीं तो आएगा भी 2 नंबर का कल, अपन एग्जाम्पल्स इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं, चलो बहुत ध्यान से देखो। ठीक है, देखो।
एप्लीकेशन ऑफ फोरगोइंग डेफिनेशन टू प्रीवियस एनैक्टमेंट्स. तो देखो, इफेक्टिव डेट ऑफ सर्टेन वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन, अनलेस देयर इज एनीथिंग रिपग्नेंट इन द सब्जेक्ट और कंटेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए द फॉलोइंग वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन, जो कि सेक्शन 3 में डिफाइंड है, शैल अप्लाई टू ऑल सेंट्रल एक्ट मेड आफ्टर 3rd of January 1868. ठीक है ना. एंड टू ऑल रेगुलेशंस मेड आफ्टर 14th January. कौन से सेंट्रल एक्ट्स जो 3rd January 1868 के बाद बने, है ना, और वो सारे रेगुलेशंस जो कि 14th January 1887 के बाद बने. ठीक है ना. तो देखो बेसिकली तो लग ही गए. अरे सुन, और ये इतना पुराना है कि इसके पहले के एक्ट की अपन कभी बात करेंगे नहीं. अरे सुन, तो बेसिकली ये सारे जो हैं शब्द, ये सारे सेंट्रल एक्ट्स में लगते हैं. इसका भी यही है. देखो, अनलेस देयर इज एनी रिपग्नेंट देयर टू द फॉलोइंग वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन एज डिफाइंड इन सेक्शन 3 शैल अप्लाई टू ऑल सेंट्रल एक्ट्स ऑन और आफ्टर 14th day of January 1870. तो बहुत बारीक सा डिफरेंस है, मतलब कि कुछ की एप्लीकेबिलिटी देखो 3rd January है 1868, है ना, और कुछ की एप्लीकेबिलिटी सेंट्रल एक्ट्स में 14th day of January 1887. तो इसके बीच के कुछ एक्ट्स में ये वर्ड्स यूज़ नहीं होंगे, नीचे वाले जो हैं वो नहीं लगेंगे, लेकिन इतना कोई रिलेशन नहीं है, मतलब क्योंकि ये बहुत पुरानी बात हो गई है, तो उसके लिए इसका रिलेवेंस नहीं है. अब इसको इंटरप्रेट कर भी लेंगे, मतलब इंटरप्रेटेड है, बहुत सिंपल बात है कि देखो ना, यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखोगे, ये मैं बात कर रहा हूँ कि ये बोल रहा है शैल अप्लाई टू सेंट्रल एक्ट्स मेड आफ्टर 3rd January 1868, है ना. और यहाँ कह रहा है कि ये वाले, तो ये वाले जो वर्ड्स हैं, ये जो हैं, ये किस पे लग गए, जो भी एक्ट्स बने 1868 के बाद. लेकिन ये जो वर्ड्स हैं, ये सारे सेंट्रल एक्ट में कब लगे, 14th January 1887 को. समझ आ रहा है. तो कोई काम की नहीं है ये बात. आपको बस इस बात का नॉलेज हो कि हाँ ऐसा है. समझ आ रहा है. कभी फंसे तो मुझे नहीं लग रहा कि कभी आपको वैसे नीड पड़ने वाली है. समझ आ रहा है. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इसका कोई खास रिलेवेंस नहीं. समझ आ रहा है. अभी तक तो ऐसा ना कोई क्वेश्चन आया है, और मुझे लगता भी नहीं है कि इसको लेकर के कोई बॉदर करता होगा. वो तो एक्ट हम लोगों को है, तो हम लोगों को ये देखना पड़ता है. ठीक है ना. ठीक है. हाँ, कुछ अपने को यहाँ पर ज़रूर वो है. ठीक है. कैसे, क्या, क्योंकि जैसे जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो पुराना है बेटा. आ रहा है समझ में. ठीक है ना. लेकिन इसको इतना अपन याद नहीं कर सकते हैं. समझ रहा है कि भैया कितने से कितने ईयर के बीच में कौन कौन सी डेफिनेशंस लगी, तो उसका क्या क्या रेलेवेंस होगा. क्योंकि अगर मान लो कि अपन कोई नई पुरानी डेफिनेशन को भी देखेंगे ना, तो ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं होता कि बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस हो जाए. मतलब आ रहा है समझ में. ठीक है ना. ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं जब कभी केस फंसता है. अगर किसी का प्रैक्टिकली केस फंसा ना, तो उसको नीड होगी कि भैया इसके पहले ईयर ऐसे डिफाइन था, इसलिए हमारा केस है. मतलब बिल्कुल रेयरेस्ट केस में इसकी नीड जो है वो पड़ने वाली है. अपन लोगों ने जो इंटरप्रिटेशन में पढ़ा था बेटा, उससे रिलेट करके देखो. इंटरप्रिटेशन में अपन बोलते हैं कि भैया किस समय अपन ने वो एक्ट पास किया था उसको देखो. इंटरप्रिटेशन निकालने के लिए किस समय अपन ने किया था उसको देखो. समझ में आ रहा है. ये भी थोड़ा थोड़ा इंटरप्रिटेशन वाली ही बात कर रहा है. अगर किसी भी शब्द का इंटरप्रिटेशन आपको देखना है तो आप जनरल क्लॉजेस में आ जाओ. आ रहा है समझ में. ठीक है ना. बस ये थोड़ा सा सिंपल ज़्यादा है. ठीक है. वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा था. ठीक है बेटा. समझ में आ रहा है. मतलब अगर इसका रियल, अगर आपको फील चाहिए तो हर एक की डेफिनेशन हमको डिटेल में पढ़ के और किसी एक्ट के साथ अप्लाई करके अगर अपन देखेंगे तो अपने को ये और क्लियर हो जाएगा. लेकिन इतनी नीड नहीं है. बस ये वाली मैं बात कर रहा हूँ. समझ में आ रहा है क्या. ठीक है ना. चलो ठीक है. फिर क्या बोल रहे हैं, एप्लीकेबिलिटी ऑफ सर्टेन वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस टू ऑल इंडियन लॉज. ठीक है ना. तो ऑल इंडियन लॉज पे कौन से लगेंगे,
कुछ डेफिनेशंस जो हैं किसके बाद, ठीक है। द फॉलोइंग वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन एज डिफाइंड इन सेक्शन 3 ऑफ द जनरल क्लॉजेज एक्ट शैल अप्लाई टू ऑल इंडियन लॉज, ठीक है। तो जनरल क्लॉजेज में इन वर्ड्स की अगर कोई डेफिनेशन है तो सारे इंडियन लॉज में ये डेफिनेशन लेनी है। अगर उस एक्ट में उसकी खुद की डेफिनेशन नहीं है तो, अगर उस एक्ट में उसकी खुद की डेफिनेशन नहीं है तो, और उसमें बहुत सारी डेफिनेशंस दी भी नहीं है, जैसे हाई कोर्ट की डेफिनेशन नहीं है, समझ में आ रहा है, ठीक है। मर्ज्ड टेरिटरीज की डेफिनेशन नहीं है, चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी की कोई डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि बहुत सारी रिडंडेंट हो गई है, पुरानी हो गई है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ड्स रेफरिंग टू रेवेन्यूज ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। रेवेन्यूज मतलब कोई टैक्स, गवर्नमेंट का रेवेन्यू मतलब कि टैक्स। इन एनी इंडियन लॉ references by whatever form of words to revenue of the central government or to the state government, ठीक है ना, shall on and from the first day of the April 1950 be construed as references to the consolidated fund of India। मतलब जब भी हम रेवेन्यू की बात करेंगे ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू, तो हम बोल रहे होंगे ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इसकी बात कर रहे हैं। हम जब बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट के रेवेन्यू में जाएगा तो मतलब हम बात कर रहे हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट ऐसे है कि भैया पैसा कहाँ जाता है गवर्नमेंट का, तो उसका एक फ़ंड बना हुआ है, तो उस फंड में जाएगा। समझ में आ रहा है, गवर्नमेंट के जितने भी रेवेन्यूज़ हैं, गवर्नमेंट का रेवेन्यू मतलब कि वो जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उसमें कितना पैसा आ रहा है वो, ठीक है। मतलब हम रेवेन्यू बुला रहे हैं किसी को, सेंट्रल गवर्नमेंट के रेवेन्यू, तो हम एक्चुअली में इस फंड को रेफर कर रहे हैं कि देखो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में इतना पैसा पड़ा है। क्लियर है क्या गाइस? हेलो हेलो हेलो, आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है, चलो। कमिंग इनटू ऑपरेशन, यहाँ से थोड़े से सब्सटेंशियल वाले चालू हो रहे हैं, यहाँ थोड़ा इंटरप्रिटेशन लगेगा अपने को बहुत ध्यान से, है ना, ठीक है। तो वेयर एनी सेंट्रल एक्ट does not expressly specify any particular day as to the day of coming operation of such central act, तो उस दिन से एक्ट को ऑपरेटिव माना जाएगा जिस दिन उसको असेंट मिली किससे, अगर सेंट्रल एक्ट है तो, और कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के पहले है तो गवर्नर जनरल, और अगर पार्लियामेंट से बना है तो प्रेसिडेंट। तो अपन लोग नॉर्मली क्या मान करके चलते हैं कि भाई एक्ट किस दिन से ऑपरेशन में आएगा, जिस दिन उसको प्रेसिडेंट से असेंट मिली, अगर कुछ लिखा नहीं और नहीं तो लिखा रहेगा कि किस दिन से वो ऑपरेशन में आएगा। बोलो गाइस, समझ में आएगी सेक्शन 5? यहाँ से अब थोड़ा सा मीनिंगफुल चीज़ें प्रॉपरली स्टार्ट हुई है। हाँ, कोई भी एनैक्टमेंट कब से ऑपरेशन में आएगा, कोई भी एनैक्टमेंट कब से ऑपरेशन में आएगा, जिस दिन उसको प्रेसिडेंट से क्या मिली, परमिशन। जिस दिन उसको प्रेसिडेंट से क्या मिली बेटा, परमिशन, एसेंट मिली ना उसको जिस दिन, किससे, प्रेसिडेंट से, उस दिन से अपन मानेंगे कि वो ऑपरेटिव है। और या तो उसमें कोई डेट लिखी रहेगी कि भैया मैं ऑपरेटिव होऊंगा अगले महीने से, समझ में आ रहा है, प्रेसिडेंट के एसेंट में नहीं, या तो उसमें कोई डेट लिखी होगी कि हमें इस डेट से ऑपरेटिव होंगे, समझ में आ रहा है। तो अगर कोई डेट नहीं लिखी है तो जिस दिन प्रेसिडेंट की असेंट मिली उस दिन से वो जो नया लॉ या जो भी है वो ऑपरेटिव हो जाता है, दैट कम्स इनटू फोर्स। बोलो, क्लियर है? ठीक है, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ रिपील वगैरह जो है वो अपन कल की कक्षा में करेंगे, है ना, क्लियर है? अभी इसका वो फालतू वाला पार्ट पूरा ख़त्म हो गया, अब जो है सब्सटेंशियल वाला आने वाला है। इसमें भी बीच बीच में कुछ कुछ बहुत बेसिक्स ही आ जाएंगे, मतलब ऐसा लगेगा कि अरे ये तो करते ही ना, ये क्यों लिख दिया, मतलब ऐसा लगेगा, बहुत ऑब्वियस वाली कुछ चीज़ें। ठीक है गाइस?